Hello students, in today's lecture number 2 on magnetic effects of electric current for class 10, we shall discuss magnetic field and magnetic field lines. लेकिन उससे पहले हमने लेक्चर 1 में जो डिस्कस किया उसके बारे में जान लें। लेक्चर 1 में हमने बात की ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट की। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ऑरस्टेड ने कहा कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और ये कंपास की जो निडल है ये डिफ्लेक्शन शो करती है। तो जब वायर में फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्शन बदलते हैं तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल जाता है। और हमने इससे रिलेटेड लॉज की भी बात की, एम्पियर स्विमिंग रूल एंड फर्स्ट वाज व्हाट स्नो रूल, SNOW, यानी जब वायर में फ्लो होने वाला करंट साउथ से नॉर्थ होता है तो मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसका निडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। वहीं यदि करंट का फ्लो नॉर्थ से साउथ होता है तो कंपास का निडल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। ऐसे ही एम्पियर स्विमिंग रूल में हमने बात की कि यदि पैर से सिर की तरफ करंट है तो जो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन होता है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन देता है। ठीक है, उसके बाद में हमने मैग्नेट की बात की थी। मैग्नेट एक मटेरियल है जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। ये दो टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट है Fe3O4 जिसको अन्य और नामों से भी जाना जाता है, लॉर्ड स्टोन, लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन, किसिंग स्टोन और मैग्नेटाइट। लेकिन ये जो नेचुरल मैग्नेट है ये डिजायर्ड शेप और साइज में नहीं मिलता है। इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम होती है, इर्रेगुलर शेप का होता है, इसलिए कम स्ट्रेंथ के साथ और इर्रेगुलर शेप के साथ हम डिजायर्ड मशीन डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत हैवी ड्यूटी मशीन्स जब हम बनाते हैं, क्रेन्स बनाते हैं, तो हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें ज़रूरत होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट की, यानी मैग्नेट बनाने की जिसको व्यक्ति खुद बनाता है। तो सेकंड कैटेगरी है आर्टिफिशियल मैग्नेट और मैन मेड मैग्नेट। इनकी शेप और साइज हम जैसी हमारी इच्छा है, जैसी हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत के अनुसार हम इसकी शेप और साइज रख सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ को हमारी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा किया जाता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। चलिए आगे एक टर्म और है, मैग्नेटिज्म। हालांकि ये 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं तो इस बारे में भी जान लेना जरूरी है। मैग्नेटिज्म इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयरन, स्टील, निकल एटसेट्रा पीसेज बाय ए मैग्नेट। किसी मैग्नेट के द्वारा आयरन पीसेज को, स्टील पीसेज को, कोबाल्ट को, निकल को, इन सबको अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। इसका मतलब मैग्नेटिज्म एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिज्म किसका गुण है? मैग्नेट का गुण है। और कौन सा गुण है मैग्नेट का? जिस गुण के कारण, जिस प्रॉपर्टी के कारण मैग्नेट आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकेल इन पीसेज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। सो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट बाय विच इट अट्रैक्ट्स आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकेल पीसेज इज नोन एज मैग्नेटिज्म। अब आप ये भी जानते होंगे कि जो हमारा अर्थ है वो एक ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का है और अर्थ भी अपने आप में एक बड़ा मैग्नेट है। अर्थ इज ऑल्सो ए मैग्नेट, ह्यूज मैग्नेट, बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, अर्थ एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। और ये देखिए अर्थ इस शेप का होता है, नॉट ए कंप्लीट स्फीयर, यहाँ से थोड़ा सा चपटा होता है। और यदि हम इसमें देखें तो ये होता है जियोग्राफिक नॉर्थ और ये होता है जियोग्राफिक साउथ। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जियोग्राफिक नॉर्थ, ये जियोग्राफिक साउथ, और ये होता है ईस्ट और ये होता है साउथ। ये आप जानते हो, सॉरी ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। ये क्या होता है? वेस्ट। और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में यदि हम देखें अर्थ का रोटेशन तो वेस्ट टू ईस्ट होता है। कहाँ से कहाँ रोटेशन होता है अपने एक्सिस पर? वेस्ट टू ईस्ट होता है। ठीक है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है, ये ध्यान रखिएगा। अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है। जब हम किसी बार मैग्नेट को, आगे हम देखेंगे कि बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट देखिए इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। यदि मैग्नेट इस टाइप का हो, यानी रेक्टेंगुलर शेप का हो, एक छड़ के जैसा हो, तो उसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बार मैग्नेट कहते हैं। जब ऐसे बार मैग्नेट को जब एक अनस्पन थ्रेड से हम रिजिड सरफेस से सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो ये बार मैग्नेट अपने आप को
नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। व्हेन ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड देन इट अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। द एंड ऑफ बार मैग्नेट विच इज टूवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ, बार मैग्नेट का वो एंड जो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है उसे हम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं, और बार मैग्नेट का जो पोल जियोग्राफिक साउथ की तरफ है उसे हम बार मैग्नेट का साउथ पोल कहते हैं। यही लिखा हुआ है, द एंड ऑफ बार मैग्नेट विच इज टूवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ इज नोन एज नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, एंड द एंड ऑफ बार मैग्नेट and the end of bar magnet which is towards geographic south is known as south pole of the magnet। वो क्या कहलाता है? साउथ पोल। जो geographic north की तरफ है वो नॉर्थ पोल, जो geographic south की तरफ है वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहलाता है। अब देखिए आगे, जो लाइक पोल्स होते हैं यानी नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, एक जैसे, लाइक यानी सेम पोल्स मैग्नेट के क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। वेयर एज अनलाइक पोल्स यानी अलग अलग जो पोल्स जैसे कि नॉर्थ और साउथ है या साउथ और नॉर्थ है, तो ये पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी लाइक और सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, वेयर एज अनलाइक और डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए मोनोपोल। मोनोपोल का मतलब है एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। मान लीजिए ये बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट को मैं बहुत सारे टुकड़ों में बांट देता हूँ, ऐसे कट कर देता हूँ, चाहे ऐसे कट कर दो वर्टिकल या फिर इसकी एक्सिस के अलोंग ऐसे कट कर दो, कितने ही पीसेज कर दो, ईच एंड एवरी पीस विल हैव इट्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल। सभी पीसेज का अपना अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। आप मैग्नेट को कितने ही टुकड़ों में तोड़ दो, कभी भी जो टुकड़ा होगा प्रत्येक टुकड़े के पास अपने दोनों पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। यानी मोनोपोल यानी सिंगल पोल, मोनो मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि केवल किसी मैग्नेट में केवल नॉर्थ पोल हो या केवल साउथ पोल हो, ऐसा नहीं होता है। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। चाहे आप मैग्नेट को लेंथ वाइज कट करो, लेंथ वाइज मतलब इस डायरेक्शन में कट करो, या फिर आप इसको वर्टिकली कट करो, कितने ही पीसेज में आप इसको तोड़ दो, ईच एंड एवरी पीस ऑफ द बार मैग्नेट विल हैव टू पोल्स। इट मीन्स मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। Monopoles do not exist. It means if we break a bar magnet into desired number of pieces, then each and every piece will have north and south pole. That is, north and south pole of a magnet cannot be separated। इसका मतलब नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगली देखिए प्रॉपर्टी, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉय। ठीक है, आयरन और उसके अलॉय से हम मैग्नेट को बना सकते हैं। जैसे अल्निको है, ALNICO, जैसे कंपास है, ठीक है, ये सब स्टील है, ये अलॉय होते हैं। ये जो अल्निको है, अल्निको एक अलॉय है। ये दो से ज़्यादा मटेरियल को मिला करके जो मटेरियल तैयार किया जाता है उसको अलॉय कहते हैं। ठीक है, तो अलॉय भी एक मैग्नेट, अलॉय से भी हम बना सकते हैं, कोई नो डाउट, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे अब मैंने कुछ मैग्नेट के शेप ड्रॉ किए हैं। अलग अलग टाइप के मैग्नेट हो सकते हैं। वैसे तो बेसिकली 2 कैटेगरीज है, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम बनाते हैं उनके कई टाइप हो सकते हैं। जैसे कि पहला टाइप है वार मैग्नेट। इस टाइप का मैग्नेट हम बनाते हैं। यदि कोई रेक्टेंगुलर शेप का ऐसा मैग्नेट है तो वो बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। डाइपोल क्यों कहेंगे? डाई का मतलब टू, डाई का मतलब क्या होता है बेटा? टू, यानी टू पोल्स जिसके होते हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल। यानी बार मैग्नेट को ही हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। 2 पोल है इसलिए डाइपोल कहलाता है। ठीक है, और इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल है। तो बार मैग्नेट तो इस तरीके का होता है। एक मैग्नेट इस तरीके का होता है, इसको हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं, या फिर एक नाम और दे देते हैं यू शेप मैग्नेट। क्या नाम दे देते हैं? यू शेप मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट भी इसको हम कहते हैं। यू अंग्रेजी के अल्फाबेट यू के जैसा है इसलिए इसको यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं। या हॉर्स शू, घोड़े का जो शू होता है उसके जैसा है इसलिए इसको हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। एक ही मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तीसरी टाइप का जो मैग्नेट होता है वो है वॉल एंडेड मैग्नेट। वॉल एंडेड मैग्नेट मतलब आपने डम्बेल देखा होगा, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जानते हो आप, इसको डम्बेल कहते हैं। तो वैसा ही है ये वॉल एंडेड मैग्नेट, यानी एंड्स पर वॉल्स लगी हुई है, स्फेरिकल वॉल्स लगी हुई है और ये थिन रॉड के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक नॉर्थ है तो एक साउथ होगा। तो इस टाइप का भी मैग्नेट होता है जिसे हम बॉल एंडेड मैग्नेट कहते हैं।
बॉल एंडेड क्यों बोला? क्योंकि इसके एंड्स पर, वायर के एंड पर, रॉड के एंड पर दोनों तरफ बॉल के जैसी शेप का एक क्या मैग्नेट लगा हुआ है, बॉल एंडेड मैग्नेट कहेंगे इसको। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी है मैग्नेटिक निडल, जिसकी बात हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में की थी। कंपास, कंपास की जो निडल है ऐसी होती है जिसमें ये नॉर्थ होता है, ये साउथ पोल होता है। जब इसको फ्रीली किसी जगह पर रखा जाता है तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। तो ये भी एक मैग्नेट का टाइप है। ये भी मैग्नेट का क्या है? एक टाइप है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले जो बात आपको जाननी चाहिए वो है क्या? देखिए, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कहता क्या है? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या कहा? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या कहा? बेटा मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये सारा आपको लिखना है। ठीक है। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया था? याद कीजिए। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने बोला था, ओरस्टेड ने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है दो तरीके से। मैग्नेट के अलावा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के दो और तरीके हो सकते हैं कि एक वायर में करंट फ्लो कर दो या फिर मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, यानी चार्ज पार्टिकल्स को मूव कर दो। जब चार्ज पार्टिकल मूव होंगे वायर में तो करंट फ्लो होगा। ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर से क्या करंट फ्लो कर दो, वायर से करंट फ्लो कर दें तो वायर के चारों तरफ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। और जब वायर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का कुछ चार्ज पार्टिकल भी होगा, उनके मूवमेंट से भी क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो जहां चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है, देखिए चार्ज दो कंडीशन में हो सकते हैं, मूविंग और रेस्ट कंडीशन में। जहां चार्ज मूविंग कंडीशन में है वहां पर दोनों फील्ड होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हमने इलेक्ट्रिसिटी में की थी, इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है। तो जब चार्ज मोशन में होता है ना तो उसके साथ दोनों फील्ड एसोसिएटेड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा, अभी हम डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। और जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके साथ केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होता है। हालांकि ये सारी बातें हम 12th में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए यदि आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए अब जान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमारे सिलेबस में है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज ए स्पेस और रीजन, ये स्पेस है, रीजन है अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र या करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट और फोर्स अनुभव किया जा सके। A space or region around a magnet or a current carrying conductor in which magnetic effect or force can be experienced। किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस क्षेत्र को, उस स्पेस को, उस रीजन को, उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। वैसे ही किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस क्षेत्र को, उस फील्ड को, उस स्पेस को, रीजन को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये जो मैंने डॉटेड करके बनाया है चारों तरफ का क्षेत्र मैग्नेट के, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ही वायर के चारों तरफ ये बनाया है जो, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए फील्ड और स्पेस और ए रीजन इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इसको सिंबल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पर वेक्टर लगाया गया है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बी से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह क्या है? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपने जान लिया, जब वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता है। लेकिन जब वायर में करंट फ्लो होता है तो बेसिकली कौन मूव करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है वायर के अंदर। हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखा था कि जो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। जैसे कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इस वायर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज का फ्लो हो रहा है। चार्जेज मोशन में है। तो इट इज जो कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेज इन मोशन। तो जो चार्जेज मोशन में होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यूनिट क्या होता है ये भी जान लीजिए। ऐसा ही यूनिट आपको ध्यान रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, निकोलस टेस्ला, पूरा नाम है इनका निकोलस टेस्ला। इन्हीं के सम्मान में मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला कैपिटल टी से
इस यूनिट दिया जाता है इसका कैपिटल टी, टेस्ला, ठीक है। और सीजीएस यूनिट गॉस होता है, गॉस भी दूसरे वैज्ञानिक का नाम है। ये सीजीएस यूनिट है बेटा गॉस, और टेस्ला जो है एसआई यूनिट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। हालांकि टेस्ला और गॉस दोनों ही वैज्ञानिक के नाम हैं, उन्हीं के सम्मान में इनका यूनिट रखा गया है। तो एसआई यूनिट टेस्ला और सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, गॉस होता है, ठीक है। और टेस्ला और गॉस में रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁻⁴ गॉस। 1 टेस्ला की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁴ गॉस। या फिर 1 गॉस निकालोगे तो 1/10⁴ टेस्ला, या फिर 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला ऊपर जाएगा तो, ठीक है। तो ये वाला याद रख लो, ये तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 10⁻⁴ गॉस, ठीक है। चलिए ये बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बात हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इट इज ए स्पेस और अराउंड ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट और फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। जैसे कि इसका यूनिट होता है टेस्ला, ये आप जान चुके हो। अब देखिए यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यदि इन लाइंस को पैरेलल ड्रॉ किया गया है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस और यहाँ एरो लगा हुआ है, तो ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। इस और ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। यदि किसी जगह ऐसे इक्वल डिस्टेंसेज पर ऐसे क्रॉस रिप्रेजेंट किए हुए हैं तो ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और किसी जगह डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है तो ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कंडीशन ये है कि ये सभी डॉट्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। वैसे ही ये सभी क्रॉस भी आपस में एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। लेकिन कब हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और कब डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, यदि पेज के अंदर है, जिस पेज पर मैं लिख रहा हूं, यदि इस पेज के अंदर डायरेक्टेड है कौन, मैग्नेटिक फील्ड, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेज ऑन विच वी आर राइटिंग, ठीक है। जिस पेज पर हम लिख रहे हैं या जिस पेज पर मैं लिख रहा हूं, उस पेज के अंदर यदि मैग्नेटिक फील्ड है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और यदि आउट ऑफ द पेज है, बाहर की तरफ है, तो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो पेज के अंदर है तो क्रॉस से, और पेज से बाहर जा रहा है तो डॉट से। ये डॉट के ऊपर सर्किल भी लगा दिया जाता है। ये सिंबल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई जगह केवल ऐसे दिया हुआ होगा, तो आपको समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। कई जगह केवल ऐसा डायग्राम दिया होगा, तो आपको समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है। और कई जगह ऐसा डायग्राम दिया होगा तो आपको समझना है लेफ्ट टू राइट है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यदि ये बराबर डिस्टेंस पर हैं, ये सब आपस में बराबर हैं, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को फिर डिफाइन कैसे करें। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी डिफाइंड एज ए फील्ड विच हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एज वेल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द गिवन फील्ड। यदि फील्ड जो आपको दे रखा है, इसके प्रत्येक जगह पर यदि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक जैसा रहता है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैग्नेटिक पोल्स देखिए, ये बार मैग्नेट मैंने ऐसा बताया था आपको, बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। देखिए ये जो पोल्स है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है, इसको कहते हैं हम। ये थोड़ा सा इस ज्योमेट्री से, ये जो डिजाइन है इसकी ज्योमेट्री है, इससे थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं, एंड से थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। बार मैग्नेट के थोड़ा सा एंड से अंदर की तरफ होते हैं कौन, पोल्स, ठीक है। और जब बार मैग्नेट को किसी आयरन नेल्स के ढेर में रख दोगे ना, जब बार मैग्नेट को किसी आयरन नेल यानी लोहे की कीलों के ढेर में रख दोगे, तो जो लोहे की कीलें हैं ज्यादा कहां पर क्लिंग हो जाएंगी, कहां चिपक जाएंगी, एंड्स पर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। और मिडिल में जो लोहे की कीलें हैं वो कम चिपकेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसका, बार मैग्नेट का, वो मिड पोर्शन में कमजोर होता है और एंड्स पर स्ट्रांग होता है। एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, इसलिए तो ज्यादा आयरन नेल चिपक रही है, क्लिंग हो रही है। और सेंट्रल पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता है, इसलिए यहाँ पर कम आयरन नेल्स क्लिंग हो रही हैं, चिपक रही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसके मिडिल पोर्शन में कम होता है, और कहाँ स्ट्रांग होता है, कहाँ ज्यादा होता है, पोल्स पर, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल्स क्या है, रीजन एट विच अट्रैक्टिव पावर ऑफ मैग्नेट इज हायर देन अदर रीजन।
जो पोल वो जगह है जहां पर मैग्नेट का पावर और रीजन की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, और ये तो बात हम पहले ही कर चुके हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड और आइसोलेटेड, यानी पोल्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये बात हम कर चुके हैं। चलिए इसमें आगे और भी कुछ जानने की जरूरत है। बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है बेटा, डॉटेड लाइन जो इसके पोल से पास हो रही है नॉर्थ और साउथ से, इसे कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं इस लाइन को, जो जिससे नॉर्थ, जो लाइन नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट से पास हो रही है उसे मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। और इस मैग्नेटिक लाइन के, मैग्नेटिक एक्सिस के सॉरी, इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, जैसे कि यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, मैग्नेटिक एक्सिस ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर लाइन है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सेंटर से पास होती है, सेंटर, मैग्नेट का सेंटर है ये, ठीक है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और तीसरी बात, नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है? नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस मैग्नेटिक लेंथ कहलाता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और जो साउथ पोल है वो एंड से थोड़ा अंदर होते हैं, एंड से थोड़ा अंदर होते हैं। तो मैग्नेटिक लेंथ नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस हुआ, जबकि इस एंड से इस एंड का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिक लेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस एंड से इस एंड का लेंथ क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिक लेंथ। जबकि इस पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक लेंथ। अब देखिए, ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक लेंथ लगभग बराबर होता है। रिसर्च में मिला है ये वैल्यू, जब रिसर्च किया इसके ऊपर, तो मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक लेंथ किसके बराबर होता है? अप्रोक्सीमेटली 0.84। ये अप्रोक्सीमेट का साइन है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.84। किसका रेशो? मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का रेशो। तो ये इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए बेटा, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया वो सब आपको लिखना है, नोट करना है, समझना है, क्योंकि इस चैप्टर की यदि आप बेहतर समझ विकसित करना चाहते हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हो, तो जो बातें मैं बता रहा हूँ वो आपको समझनी होंगी। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट माइकल फेराडे ने दिया था। माइकल फेराडे नाम के वैज्ञानिक थे बेटा। जब इन्होंने कहा था, माइकल फेराडे ने एक रिसर्च किया था, उसको सुनिए क्या कहा था इन्होंने। माइकल फेराडे ने, जब ऑरस्टेड ने ये बात बोली थी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो माइकल फेराडे ने सोचा कि क्या इसका उल्टा संभव नहीं है। माइकल फेराडे ने जोसेफ एमरी के साथ मिलकर के ये सोचा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके हम इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। फाइनली माइकल फेराडे ने पाया कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करके हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। जब ये रिसर्च माइकल फेराडे ने दुनिया के सामने रखा तो लोग हंसने लगे, जैसा कि अक्सर दुनिया वाले करते हैं। लोग अक्सर, जो दुनिया वाले लोग हैं, ये जो दुनिया है बेटा, ये बड़ी सेल्फिश है। क्योंकि ये जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है, कोई इनोवेशन करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो अप्रिशिएट करने के बजाय उसके ऊपर कमेंट आने लगते हैं। कुछ लोग तो अप्रिशिएट भी करते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसका हमें क्या फायदा। तो वही जवाब उनको सुनने को मिला, किनको? माइकल फेराडे को, जब उन्होंने पब्लिकली ये बात बताई कि ऐसा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो माइकल फेराडे ने कहा कि माइकल फेराडे से लोगों ने कहा कि व्हाट इज द यूज ऑफ योर रिसर्च वर्क, आपके रिसर्च वर्क का हमें क्या उपयोग है, हमें क्या फायदा है। तो फिर माइकल फेराडे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका क्या यूज है, कोई बता सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं बता पाया। पब्लिक सारी शांत हो गई।
और लोग समझ गए कि माइकल फैराडे क्या कहना चाहते हैं। और देखिए आज माइकल फैराडे की वजह से ही जो है इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी यदि ऐसा माना जाता है आज की डेट में, यदि माइकल फैराडे ने उस समय रिसर्च ना किया होता तो शायद आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ना होती। और हम जिस लाइट में बैठ करके पढ़ रहे हैं, जिस कैमरे से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो कैमरा भी किस पर वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया किसने, माइकल फैराडे ने। इतने महान वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे ने, जो कि फिजिसिस्ट थे, लंदन के, कहाँ के रहने वाले थे, लंदन, ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया। क्या कहा उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एन इमेजिनरी कर्व। कैसे कर्व होते हैं, कैसे कर्व होते हैं, इमेजिनरी, काल्पनिक होते हैं, ठीक है। ऑन विच एट एनी पॉइंट इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट, जिनके ऊपर हम यदि किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, देन दैट टेंजेंट ड्रॉन ऑन दैट पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कर्व्ड होते हैं बेटा, इस टाइप के कर्व्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे हो सकते हैं, ऐसे कर्व्ड हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस तरीके से जा रही है, तो ये इमेजनरी कर्व है। इसके इस पॉइंट पर मान लीजिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। इससे टच होते हुए जो लाइन जाती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। और ये पॉइंट पी है, तो ये जो टेंजेंट है ये पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा आपको। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व होते हैं, जो कि स्ट्रेट हो सकती है, जो कि कर्व्ड हो सकती है, ठीक है, जिनके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने से वो उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल पाता है। देखिए अब बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। जब आप स्कूल आओगे तो इसको ड्रॉ करके भी देखोगे। वैसे एक ओ लैब नाम से साइट है, ओ लैब, यदि आप गूगल पर टाइप करोगे ओ लैब, ठीक है, इस नाम से एक साइट है, आप इस पर जाकर के प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी देख सकते हो ओ लैब साइट पर जाकर के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप वहां देख सकते हो। अभी घर पर बैठे हैं तो स्कूल तो है नहीं, लैब में आ नहीं सकते, तो इस साइट पर जाकर के आप ये ड्राइंग जो है देख सकते हो कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट है बेटा, और ये है कंपास। तो ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं बार मैग्नेट का, और ये साउथ पोल। जब कंपास को यहाँ रखा जाता है, इस नॉर्थ पोल पर रखा जाता है, तो कंपास का निडिल इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है। नॉर्थ की तरफ कंपास का साउथ होता है और नॉर्थ इधर। तो जहां नॉर्थ होगा वहां हम एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, फिर कंपास को यहां से उठाएंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, तो फिर ये नॉर्थ इधर आ जाएगा। ऐसे पॉइंट ड्रॉ करते चले जाएंगे, फिर यहाँ से उठा करके कंपास को यहाँ रखेंगे, यहाँ से उठा करके यहाँ रखेंगे, हर बार एक ये पॉइंट आएगा। और इन सभी पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो एक लाइन आएगी। कैसी लाइन, कर्व्ड लाइन आएगी, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि इस तरीके से हो सकती है। प्रत्येक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा एक क्लोज लूप होती है, ध्यान रखिएगा। ये बार मैग्नेट के लिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये बार मैग्नेट का साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही हैं और बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। और देखिए ये क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती थी, लेकिन ये क्लोज लूप बनाती हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं, इनमें कोई ब्रेकेज नहीं होता। अब आप कहेंगे सर ये तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो गई, नहीं जी, ऐसा नहीं है। इसको भी हम एक क्लोज लूप ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, लेकिन इतना बड़ा क्लोज लूप ड्रॉ करना फिजिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको इतना छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रत्येक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने आप में क्या होती है, क्लोज लूप होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अभी ये अब ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो प्रत्येक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाती है, लेकिन हमने इतना छोड़ा हुआ है क्योंकि उतने बड़े बड़े लूप बनाना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन फिजिबल नहीं है। अब फिजिबल नहीं है तो फिर हम इतना छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ खत्म हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नो। तो ध्यान रखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मैग्नेट के अंदर, बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होता है और बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होता है।
अब देखिए प्रॉपर्टीज भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है, इसके ऊपर भी प्रश्न आता है। तो पहला देखिए, दीज लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। अभी मैं बात कर रहा था आपसे, ये कैसे कर्व हैं, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस क्यों है बेटा, देखिए ये क्लोज लूप बना रही है और कहीं भी इसमें ब्रेकेज नहीं है। क्या नहीं है, ब्रेकेज नहीं है। ठीक है, प्रत्येक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाती है जिसमें कोई ब्रेकेज नहीं होता, यानी ये कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड होती है। So these lines are closed and continuous curve. Number one property. Number two, magnetic field lines are directed from south pole to north pole inside the magnet. मैग्नेट के अंदर इनका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, whereas these lines are directed from north pole to south pole outside the magnet. और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होता है। और तीसरा पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, जैसे कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये इस तरफ जा रही है, तो इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए पॉइंट पी पर, तो क्या कीजिए आप इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो टेंजेंट आपने पॉइंट पी पर इस तरीके से ड्रॉ किया है, ध्यान रखिए टेंजेंट का जो एरो है वो हमेशा किस डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट आपको इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बी पी का डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट और रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो किस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो आप उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्राउडेड और नियरनेस और क्लोजनेस। जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पास पास होती है, क्राउडेड होती है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्लोज आना, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नियरनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, वेयर एज फारनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि दूर दूर होती हैं तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यदि किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज है, तो यदि देखिए जैसे देखिए इसमें देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, इससे आगे जाओगे तो दूर दूर हो जा रही है। ठीक है, जैसे कि इसमें देख सकते हो यहाँ पर कंपेरेटिवली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रही है एक दूसरे से दूर हो रही है। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज है वहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है वहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और ये लाइंस कैसी हैं, इमेजनरी कर्व हैं, ध्यान रखिए कैसे कर्व हैं, ये इमेजनरी कर्व हैं। और सबसे लास्ट जो प्रॉपर्टी है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, क्या है ये, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी कोई भी दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, मैं दोबारा ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए पी क्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मान लीजिए ये है, और ये मान लेता हूँ आर एस एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, और ये दोनों मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट पर क्या होगा, अब यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक तो आर एस पर ड्रॉ हो जाएगा टेंजेंट, और एक ड्रॉ हो जाएगा पी क्यू पर। यानी इस सेम पॉइंट ओ पर, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन तो ये आ गया और एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ गया, यानी एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा। नेवर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, दो। इट मीन्स देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ तक आप ये पूरा नोट कीजिएगा, यहाँ तक हमारा पूरा सिलेबस में है, और ये पूरे नोट्स लिखिएगा। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।